आज हमारा दूसरा लेक्चर है जो कि जनरली बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी पर। जिससे हम सभी फैमिलियर तो हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ छोटी बातें अपन को याद नहीं रहती हैं और अपन उनका बेसिक मीनिंग समझ नहीं पाते हैं। अब कुछ टाइम के लिए तो हम समझ जाते हैं लेकिन उसको बाद में भूल जाते हैं। तो उसी चीज़ को आज थोड़ा डिटेल में हम लेते हैं कि किस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकें और इसके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ध्यान में रख सकें। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इसके सेक्शंस मैं आपको बता देता हूँ कि हम पहले गेटिंग स्टार्टेड थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके एटॉमिक लेवल पर जाएंगे कि व्हाट आर एटम्स एंड व्हाट आर देयर वर्क्स। एंड उसके बाद हम फ्लोइंग ऑफ चार्जेस पर बात करेंगे कि चार्ज होता क्या है और चार्ज का फ्लो किस वे में हो सकता है। फिर हम बात करेंगे का इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स क्या होते हैं। जनरली दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। उन दोनों को हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। और यहाँ तक हमारा पूरा जो आज का लेक्चर है ये इन्हीं चारों पांचों चीज़ों पर बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं गेटिंग स्टार्टेड से बात करूं, इंट्रोडक्टरी पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की आप डेफिनेशन वैसे देखने ज़रूरी है लेकिन हम समझ ही नहीं सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली होती क्या है। इसके कई अजम्पशंस तो हैं। चलिए मैं आपको फिर भी देखता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अराउंड अस पावरिंग टेक्नोलॉजी लाइक आवर सेल फोन्स, कंप्यूटर्स, लाइट्स, सोल्डरिंग आयरन्स एंड मैनी मच मोर। देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना कि इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ है। आज अपनी जो लाइफ है वो इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है। अपन हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी को कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं। सेल फोन्स को चार्ज करना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कंप्यूटर्स को चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सोल्डरिंग आयरन्स को चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वॉशिंग मशीन, एरोप्लेन, सब कुछ हर चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। तो अब वॉट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली होती क्या है, इसके बारे में एग्जैक्टली बात करना तो बहुत मुश्किल है। जैसे दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत मुश्किल बातें हो जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ये कोई आसान बात तो नहीं है। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ हाउ इलेक्ट्रिसिटी इंटरेक्ट्स विद आवर सराउंडिंग्स वो बता सकते हैं अपन कि इलेक्ट्रिसिटी सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट किस तरीके से कर लेती है। इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रीफली डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बट देयर इज मच बिहाइंड दैट सिंपल स्टेटमेंट। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी को हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी, बट नहीं, उसको बारे में और डिटेल में बात करनी होगी तो और बातें आपको जाननी होगी कि चार्ज होता क्या है, चार्ज कहाँ से आता है, चार्ज मूव कैसे करता है, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करता है। ये सारी बातें हमको थोड़ी डिटेल में जानने के लिए अंदर तक घुसना होगा। तो चलिए थोड़ा चलते हैं, एटॉमिक लेवल पर चलने की कोशिश करते हैं। देखिए, to understand the fundamentals of electricity, we need to begin by focusing in on atoms, one of the basic building blocks of life and matter. Hydrogen, carbon, oxygen all are called as chemical atoms. ये सभी केमिकल एटम्स तो होते हैं। और क्या होता है कि एटम्स को तो आप समझते ही हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। उन्हीं सबसे पूरा अपना यूनिवर्स जो है वो सब कुछ डिपेंडेंट है इन एटम्स पर। यही एटम्स अपने को डायरेक्टली शो तो नहीं होते हैं लेकिन एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल फिजिकली सी और टच अपन कर सकते हैं। एटम्स वैसे तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनको स्ट्रेच किया जा सकता है अप टू maximum of 300 picometers, and this 300 picometers can also be shown in the meters as 3 into 10 raised to the power minus 10। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वैसे तो ये सभी को पता होगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि ये जो अपनी कुछ यूनिट्स होती हैं इस टाइप की, तो वो होती है जैसे डी, सी, एम, म्यू, नफ़ा। इसको थोड़ा इस तरीके से याद रखिएगा, नफ़ा। तो जैसे क्या होता है कि यहाँ पर जो अपना ये है इसको तो अपन शो करते हैं 10 to the power-1, इसको शो करते हैं 10 to the power-2, इसको शो करते हैं 10 to the power-3। उसके बाद क्या करेंगे अपन कि यहाँ से जो है यहाँ से अपन तीन तीन का डिफरेंस लेते हुए चले जाएंगे कि जैसे 10 to the power-6 हो गया, 10 to the power-9 हो गया, 10 to the power- कितना हो गया, ये 12 हो गया।
और 10⁻⁻15 हो गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से अपन इसको बाद में ले जाते हैं, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटम क्या होते हैं। जैसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटम मतलब एटम के अंदर, एटम सबसे छोटी चीज़ नहीं है, एटम के अंदर भी कुछ चीज़ें होती है, वो आपको सभी को पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बेसिक के तौर पर बता रहा हूँ। एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, होते हैं प्रोटॉन्स, होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो है अपने पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वो प्रोटॉन्स होता है, और कुछ एक न्यूट्रल चार्जेस होते हैं, वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके साइड में ऑर्बिट्स होते हैं, उसके अक्रॉस, उसके पूरे सर्कुलर उसको ऑर्बिट उसको घेर कर रखते हैं उस न्यूक्लियस को। उस ऑर्बिट पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका एक फिक्स्ड मैनर होता है। वो फिक्स्ड मैनर ऑर्बिट्स की शेल्स होती हैं, मतलब वो कि एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है, ये किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। मतलब कि जैसे अगर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन है। ये उसका एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल है, उसको शो करता है ये कि कितने उसका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। और जैसे अगर मान लीजिए उसमें 29 है, तो उसको हम कॉपर बता देंगे कि वो कॉपर है। मान लीजिए 94 है, तो उसको हम प्लूटोनियम बता देंगे, तो प्लूटोनियम उसका नाम हो जाएगा। तो ये जो प्रोटॉन है ये बताते हैं कि एग्जैक्टली उसका नाम क्या होगा, या फिर उसका एटॉमिक नंबर से उसको शो करते हैं। तो यहाँ तक समझ में बात आपको आ जानी चाहिए। न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो द प्रोटॉन्स न्यूक्लियस पार्टनर प्रोटॉन्स होता है, वो एक न्यूट्रॉन होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि ये जो प्रोटॉन्स है उसको रखता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको रखने में बहुत काम आता है। और ये एक किसी एटम का आइसोटोप होता है। ये आइसोटोप बताते हैं जो न्यूक्लियस का एटम का आइसोटोप बताते हैं न्यूट्रॉन्स। इन ये जो कुछ टर्म्स आ रही हैं इसके अंदर, इनको हम बाद में डिटेल में स्टडी कर लेंगे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझे बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात कर ले तो दीज आर वेरी क्रिटिकल इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एन एटम विल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितना प्रोटॉन पर चार्ज होगा उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिवली चार्ज भी होना चाहिए उसके अंदर, किसी न्यूट्रल एटम के अंदर। अगर मान लीजिए उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है या फिर उसका फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, तो फिर वहाँ पर चार्ज में डिफरेंस आ सकता है। तो देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर ऑर्बिट ऑफ एटम्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जिनको फ्री करा जा सकता है। तो विथ एनफ आउटसाइड फोर्स ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन एस्केप ऑर्बिट ऑफ एटम एंड बिकम फ्री। अपन उसको फ्री भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ फ्लोइंग चार्जेस। नेक्स्ट उस पर आए अपन, तो उसका नाम है फ्लोइंग ऑफ चार्जेस। तो अपन ने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब चार्ज तो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो नो चार्ज, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। It states that charges of same type repel each other while charges of opposite type attract each other। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर सेम टाइप का चार्ज होगा, अगर मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज आपस में हैं तो वो हमेशा ही रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट टाइप के चार्ज हैं वो हमेशा ही अट्रैक्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल नेचर है और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि अगर सेम टाइप का चार्ज हुआ तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज हुआ तो अट्रैक्ट करेगा। ये सब बातें आपको पहले से पता है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्जेस के डिस्टेंस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उनका डिस्टेंस कितनी दूर है। कम दूरी हुआ, मान लीजिए इन दोनों के बीच में कम दूरी हुआ तो फोर्स ज़्यादा होगा, दूर जाने का फोर्स ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर भी कम दूरी हुआ तो भी फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन वो अट्रैक्ट करने का फोर्स होगा। तो इतनी सी बात है, इसकी कोई ज़्यादा परेशानी है नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है। अब देखिए चार्जेस किस तरीके से फ्लो हो सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन एक्ट एज आर चार्ज कैरियर, ए फ्री इलेक्ट्रॉन कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो होती है वो तो किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही होती है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के आउटर इधर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, पहले ऑर्बिट में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, इसी तरीके से आगे की शेल्स बनती जाती हैं। तो जैसे अब ये अपना अगर ये मान लीजिए कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको किसी और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लाके या किसी भी एक्सटर्नल एफर्ट के द्वारा इसको मान लीजिए रिपेल कर दिया यहाँ से, या फिर अट्रैक्ट कर लिया, या तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज लाके इसको आप अट्रैक्ट करके मूव करा सकते हैं, या इसको नेगेटिव चार्ज लाके रिपेल करके मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको रिपेल करके या अट्रैक्ट करके इसको यहाँ से फ्री कर दिया, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब ये वैकेंसी क्रिएट तो हो गई, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा। अब मान लीजिए ये किसी मैं आपको और डिटेल में इसको समझाता हूँ। देखिए हमने एक वायर लिया है, मान लीजिए कॉपर वायर लिया है, मान लीजिए ये कॉपर वायर है। अब इसके अंदर कुछ एटम्स होंगे, उन एटम्स का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक्सटर्नल एफर्ट के थ्रू इसको यहाँ पर बाहर कर दिया है। तो ये बाहर हो चुका है। अब ये बाहर होकर आगे जाएगा, ये नेक्स्ट एटम के पास जाएगा और ये चाहेगा कि इसकी यहाँ पर जगह ये ले ले। तो या तो इसको ये रिपेल करेगा और रिपेल करके फिर उसकी उसकी जगह ये आ जाएगा और ये यहाँ से फिर डिटैच होकर बाहर चला जाएगा और ये इधर घूमता रहेगा। तो इस तरीके से अपन को ये एक ही है, वही इलेक्ट्रॉन इधर है और वही इधर है। अपन को एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोवाइड हो चुका है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में आता है। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्टिविटी डिसाइड होती है कि कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिसाइडेड थ्रू द free electrons, how much the amount of free electrons is present in any material। तो देखिए कंडक्टिविटी की अगर मैं बात कर लूँ तो एन एलिमेंट्स कंडक्टिविटी मेजर्स हाउ टाइटली बाउंड एन इलेक्ट्रॉन इज टू एन एटम। किसी एटम के पास कितना टाइटली बाउंड है उसका इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी उस चीज़ पर काम करती है। तो देखिए एलिमेंट्स विथ हाई कंडक्टिविटी विच हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को आप सभी जानते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, उन सभी के पास क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इधर से उधर मूव जल्दी कर सकते हैं। तो मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकती है। अब जैसे इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं, और होते हैं तो बहुत ही माइनर अमाउंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। वो उनका कुछ खास मतलब होता नहीं है, वो मूव कर नहीं पाते और इसी वजह से वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। एग्जाम्पल्स आप देखिए इंसुलेटर्स के, ग्लास, रबर, एयर एक्सेट्रा, इस तरीके के एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको आगे बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। कि बिफोर अगर हम बात कर लें तो देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स होते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बात नहीं होती है, ज़्यादा काम नहीं आती है, ज़्यादा जो अपने काम आती है वो आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो भी अपन पूरा इसमें अपने कोर्स में बात करते हैं वो अपन पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी को एज अ मेजर टॉपिक मान करके बात करते हैं और यही सबसे ज़्यादा काम भी आती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझना फिर भी ज़रूरी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली होती क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ बिल्ड अप ऑफ अपोजिट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। मान लीजिए ये कोई इंसुलेटर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन इसके बीच में इंसुलेटर आ गया। अब यहाँ पर कुछ अट्रैक्शन और कुछ रिपल्शन तो होगा ही होगा, इनके बीच में कुछ तो होगा, तो कोई इंटरेक्शन तो होना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर जबकि अपने पास इंसुलेटर प्रेजेंट हो गया है बीच में, तो इस वजह से ना तो वो अट्रैक्शन पूरा हो पा रहा है ना वो रिपल्शन पूरा हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोशिश हो रही है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाह रहा है लेकिन वो लग नहीं पा रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पर एक फील्ड थोड़ा बहुत बन जाएगा और वो एक स्टैटिक होगा, वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो स्टैटिक चार्ज जरूर होगा। अगर इसको कुछ पाथ मिल जाए यहाँ से, अगर इस इंसुलेटर को मैं हटा दूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर फ्लो होगी ही होगी। तो इसलिए मैंने इसको बात कही है। और इसको अगर हम हटा दें तो यहाँ पर ये इक्वलाइज करने की कोशिश करेगा
और अगर यहाँ पर इस किसी किसी भी स्टैटिक उसमें स्टैटिक मटेरियल में अगर हम बात करते हैं इक्वलाइजेशन की, अगर मान लीजिए इक्वलाइजेस होना चाहा तो उसको हम स्टैटिक डिस्चार्ज बोल देंगे। स्टैटिक डिस्चार्ज वहाँ पर अकर हो जाएगा। तो द अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस बिकम सो ग्रेट दैट दे कैन फ्लो थ्रू इवन द बेस्ट ऑफ इंसुलेटर्स। कई बार अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है कि वो इंसुलेटर्स के थ्रू भी पार कर जाता है, और कई बार वही शॉर्ट सर्किट वगैरह जनरेट कर देते हैं। और वहाँ पर क्या होता है ना कि अपने को एक स्पार्क दिखाई देता है। मान लीजिए कोई भी दो वायर इधर पास में लाए गए, अब क्या होता है कि इनके बीच में अट्रैक्शन तो होता ही होता है, लेकिन ये एयर तो एक इंसुलेटर का काम कर रही है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है कि यहाँ पर एक स्पार्क नज़र आ जाता है। जो अपन को क्लाउड्स में जो स्पार्क नज़र आता है वो भी एग्जैक्टली होता है स्टैटिक चार्ज की वजह से ही है, लेकिन वो इसका फिनोमिना तो कुछ और होता है, लेकिन वो होता इसी की वजह से है कि वो जो लाइटनिंग वगैरह होती है वो इसी वजह से होती है। स्टैटिक चार्ज उनका डिस्चार्ज होने की कोशिश करता है, वो उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करता है, इस वजह से यहाँ पर ये हो जाता है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट व्हेन चार्ज आर एबल टू कॉन्स्टेंटली फ्लो। जब चार्ज कॉन्स्टेंटली फ्लो कर सकता है उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या जो इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करेगी उसको नाम देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज डायनेमिक, चार्जेस आर ऑलवेज ऑन द मूव। ये स्टैटिक नहीं हो सकता है। स्टैटिक हुआ यहाँ पर तो वो स्टैटिक एनर्जी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही होगी। अगर चार्ज आपका मूव कर सकता है तो वहाँ पर ज़रूर करंट इलेक्ट्रिसिटी ही काम करेगी। अब मैं बात करता हूँ कि देखिए मैं आपको थोड़ा सा सर्किट्स के बारे में भी बता देता हूँ, बाकी सर्किट्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। सर्किट क्या होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक सर्किट की ज़रूरत तो होती है मूव करने के लिए या फ्लो करने के लिए। तो सर्किट जो होता है एक क्लोज्ड लूप होता है, नेवर एंडिंग लूप ऑफ अ कंडक्टिव मटेरियल होता है। वो एक बहुत ही सिंपल वायर हो सकता है या फिर उसके अंदर कुछ यूज़फुल जैसे अपने कुछ मटेरियल्स लगे हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकता है या कुछ और कंपोनेंट्स लगे हो सकते हैं जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस एक आपको बात को याद रखना है, किसी भी सर्किट में सर्किट के अंदर कोई इंसुलेटिंग गैप नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर इंसुलेटिंग गैप हुआ तो वो एक सर्किट नहीं हो सकता। बस सर्किट एक क्लोज्ड कंडक्टिंग मटेरियल का लूप होना चाहिए, खत्म बात। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करें तो वी आर देखिए अपन ग्रेविटेशनल फील्ड से तो सभी फेमिलियर हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरीके से काम करती है। दो मास ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, या फिर अर्थ के बीच में और किसी भी मास बॉडी के बीच में जो भी अट्रैक्शन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड, बिकॉज वहाँ पर अपने पास अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर एन इम्पॉर्टेंट टूल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस एंड कंटिन्यूज टू फ्लो। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ के अंदर कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है और कंटिन्यू कैसे करती है फ्लो। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब द पुलिंग और पुशिंग फोर्स इन स्पेस बिटवीन चार्जेस। बात समझ में आ रही है? जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ इसके अंदर बताई गई है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव इफ इट इज ड्रॉप्ड इन अ फील्ड। मान लीजिए किसी पॉजिटिव चार्ज को अपन ड्रॉप कर देते हैं, अब वो पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस डायरेक्शन में जाएगा उसकी डायरेक्शन वही होगी, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही होगी। मान लीजिए मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसको नेगेटिव चार्ज के आसपास अगर उसको वहाँ पर छोड़ा गया तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आना चाहेगा। अब वो आना इधर चाहेगा तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज जो फील्ड जनरेट करेगा वो अपनी ओर जनरेट करेगा,
पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा। तो इसलिए इसका जो एरो होता है वो टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा दूर भेजना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो मतलब यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो उधर जाने की कोशिश करेगा, इधर आने की नहीं करेगा। तो इस वजह से इसका जो एरो हेडिंग होती है वो हमेशा आउटसाइड होती है। अब मैं बात करता हूँ एनर्जी की या पोटेंशियल एनर्जी की। एनर्जी होती क्या है? देखिए एनर्जी कुछ नहीं होता है, एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी होती है वर्क करने की किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखिए एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ऑन अनदर ऑब्जेक्ट विच मीन्स मूविंग दैट ऑब्जेक्ट सम डिस्टेंस। किसी 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 भी मान लीजिए इस पेंसिल को अगर मैं यहाँ तक मूव कर देता हूँ तो ये मेरी एनर्जी खर्च हुई है इस पेंसिल को यहाँ तक मूव करने में, ये वर्क डन करने के लिए। अब जो एनर्जी होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो काइनेटिक हो जाती है, एक पोटेंशियल हो जाती है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है एक मूविंग एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तब जो एनर्जी काम करेगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। एन ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज इन मोशन। द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड स्पीड। मास पर और स्पीड पर डिपेंड करती है हमेशा ही काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तब जो एनर्जी काम करती है वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होती है। देख लीजिए ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू मानते हैं। मान लीजिए किसी टावर पर आपके यहाँ पर कोई बॉल है, अब ये बॉल अभी अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, मैक्सिमम हाइट पर है, तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस रेस्ट वाली पोजीशन में वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा ग्रेविटी के साथ वो भी सबसे कम होगा। तो मान लीजिए इस अब ये इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से ड्रॉप करने के बाद क्या होगा कि ये बॉल नीचे आना चाहेगी, जैसे नीचे आना चाहेगी मोशन में आ गई। अब मोशन में आ गई तो ये एक्सेलरेट करेगी, जैसे ही एक्सेलरेट करेगी इसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने के साथ साथ अब इसका मास तो है ही, तो मास और स्पीड का जैसे ही वेरिएशन होगा या फिर स्पीड का जैसे वेरिएशन होगा तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये चेंज होने लग जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो अब जो इसकी एनर्जी होगी वो मैं उसको नाम दूंगा काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन जैसे ही ये बॉल यहाँ पर आएगी ग्रेविटी पर, तो इस ग्रेविटी पर आने के बाद ये एक बार के लिए रुकेगी। उस जब रुकने के पोजीशन पर जो एनर्जी होगी वो उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी उसकी यहाँ पर होगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के वगैरह बारे में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या एनर्जी के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैव एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज होता है उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो होती ही होती है। और फील्ड होता क्या है कि ए फील्ड इज अ टूल वी यूज टू मॉडल फिजिकल इंटरेक्शन विच वी डोंट इन्वॉल्व एनी ऑब्जर्वेबल कॉन्टैक्ट। देखिए क्या होता है कि फील्ड का कोई ऑब्जर्वेबल कॉन्टैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन फील्ड का एक फिजिकल इफेक्ट ज़रूर होता है कि अपन उसको, जैसे किसी का एक फील्ड हो सकता है, एक एटम का एक फील्ड हो सकता है, मैग्नेट का एक फील्ड हो सकता है, किसी और चीज़ों का फील्ड हो सकता है। तो उस फील्ड का ही, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड अपने पास बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाता है। किसी एक मैग्नेट का फील्ड होता है तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे देते हैं। देखिए अब मैं उसी पर बात करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जनरली देखिए क्या होती है। चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैव एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ए चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब्स how much stored energy it has when set into motion by electrostatic force। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज की कैसे डिस्क्राइब होती है कि उसकी स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी अगर उस ऑब्जेक्ट को मोशन में रख दिया जाए किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। तो दैट एनर्जी कैन बिकम काइनेटिक एंड चार्ज कैन डू वर्क। वो काइनेटिक वो बदल जाएगी और चार्ज वहाँ पर वर्क कर सकता है। देखिए जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल लिया था वो बॉल वाला, तो वो जो एग्जांपल था वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर था कि ग्रेविटी के अंदर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी किस तरह काम करते हैं। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करूँ
तो इसके अंदर आप देखिए कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा ही एरो हेड देगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो हाई पोटेंशियल एनर्जी पर होगा, और ये नेगेटिव होगा ये लो पोटेंशियल एनर्जी पर होगा। अब मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज अपन यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो ये हमेशा ही हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना चाहेगा। यहाँ पर जो है ये हाई पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये लो पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन जब ये चार्ज मूव कर रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के थ्रू मूव कर रहा होगा। एक बात को ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर किया जाता है हमेशा जूल्स, जे से डिनोट करते हैं इसे। आगे हम बात करें तो वो आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इस चीज़ को आप माइंड में बिठा लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्ड्स अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टू डिफाइन हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड की गई है या की जा सकती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन एक चार्ज की किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी है अगर उसको मोशन में छोड़ दिया जाए वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। नहीं, किसी चार्ज की कितनी एनर्जी है जब वो रेस्ट पर है वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, लेकिन अगर उसको मोशन में छोड़ दिया जाए तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो वो एक चार्ज के लिए है। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, किसी मान लीजिए किसी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिफाइन। देखिए एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज। इसीलिए इसकी यूनिट अपने पास बन जाती है जूल्स पर कोलम। जूल्स तो अपने को पता ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है और कोलम अपने पास ना अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाता है। तो ये जो इसका फॉर्मूला बनता है वो जो यूनिट बनती है वो बनती है जूल पर कोलम, और इसी जूल पर कोलम को हम वोल्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर टू points of electric potential we are significantly interested to जिसके अंदर अपन ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। एक तो हाई पोटेंशियल पॉइंट होता है और एक लो पोटेंशियल पॉइंट होता है। हाई पोटेंशियल पॉइंट पर क्या होता है कि वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज का हाईएस्ट पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। लो पोटेंशियल पॉइंट का होता है कि वहाँ पर एक चार्ज की लोएस्ट पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। ये अपने पास इसकी मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से यहाँ पर पूरी डिफाइंड होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। और इलेक्ट्रिसिटी की अगर अपन बात करें तो यहाँ तक मेन टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको अगर मैं थोड़ा नट शेल में बताना चाहूँ तो एक बात का ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ जैसे कि द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अपन ने सबसे पहले इसी को पढ़ा। यूजुअली आर चार्जेस विल बी कैरिड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Negatively charged electrons are loosely held to the atoms of conducting materials. With a little push, we can free electrons from atoms and get to the flow in generally uniform direction. उसको अपन फ्लो करवा सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू और उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। एक सर्किट जो होता है वो हमेशा ही क्लोज्ड लूप होता है किसी कंडक्टिव मटेरियल का, उसके अंदर कोई इंसुलेशन गैप नहीं होना चाहिए। द चार्जेस आर प्रोपेल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही मतलब मूव करते हैं या उसके थ्रू ही जाने जाते हैं। जो भी है चार्ज का जो भी फ्लो होगा वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हो सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी बैटरी को अपन ने लगाया। अब एक बैटरी के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर जो है इधर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ठीक है। यहाँ पर इधर नेगेटिव चार्ज फील्ड होता है। अब यहाँ पर जब इसका कनेक्शन अभी अभी ये स्टैटिक चार्ज है, यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई वायर टच कर दिया, कोई कंडक्टिंग मटेरियल अटैच कर दिया, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होने लग जाएगा। अब जैसे आपको ये बताया कि जिस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उस डायरेक्शन में हम करंट फ्लो नहीं मानते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो मानते हैं। जो करंट फ्लो मानेंगे वो इस डायरेक्शन में मान लेंगे, मतलब जो करंट फ्लो होगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के अक्रॉस डायरेक्शन में ही होगा। इतनी सी बात थी, ये इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर पूरा होता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, और अगर कोई सुझाव हो तो भी आप बता सकते हैं, कोई भी सजेशंस हो। और
तो उसको और अच्छा करने के लिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूँगा। और ये मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छा डिलीवर कर पाऊँ। तो आप सपोर्ट करिए, और आपको किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसकी हेल्प करने की। और किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।